किया था, रिलेशंस एंड फंक्शंस का चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने रिलेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज ए फंक्शन? फंक्शन भी एक तरह से एक रिलेशन ही होती है, पर ये रिलेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन इज ए रिलेशन, फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच, और a function is a relation say from a non-empty set A to a non-empty set B। यानी ये फंक्शन क्या है? एक रिलेशन है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B सच दैट, क्या होगा इसमें? सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ A, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज related to one and only one element of B। क्या कह रहा है? A function is a relation from a set A, from a non-empty set A to a non-empty set B such that कि every element of A is related to one and only one element of B। रिलेशन में क्या था? एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड हो सकता था, लेकिन फंक्शन में क्या है? एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ क्या होगा? एसोसिएटेड होगा। और रिलेशन में क्या होता था कि अगर कोई रिलेशन R A से B के ऊपर डिफाइंड है तो उसमें क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आता था? A से, लेकिन A के सारे एलिमेंट B के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर A सेट में क्या लूँ, 1 2 3, ये मैंने A सेट ले लिया, ठीक है। B सेट मैंने ले लिया 1 2 3 5 6, ठीक है। B सेट मैंने ये ले लिया। तो रिलेशन R अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या डिफाइन कर सकता हूँ? 1 को मैंने 2 पे मैप कर दिया, इसके 1 को मैंने 3 पे मैप कर दिया, 1 को मैंने 5 पे मैप कर दिया, और 2 को मैंने 6 पे मैप कर दिया, और ये एक सेट ले लिया, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है? एक रिलेशन है, क्योंकि क्या है? फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? A से आ रहा है। सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? B से आ रहा है। रिलेशन का बस ये डेफिनेशन थी कि रिलेशन क्या है? ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट लूँ तो वो हर एक सबसेट किसी न किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये A क्रॉस B का एक सबसेट है, ये एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन फंक्शन में क्या है? फंक्शन में क्या कह रहा है कि A का हर एक एलिमेंट किसी न किसी B के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, और दूसरा एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। यहाँ से क्या है? इसमें क्या है? 1 2 से भी रिलेटेड है, 1 3 से भी रिलेटेड है, एंड 1 5 से रिलेटेड है। तो ये क्या है? एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर इसमें ये होता कि अगर ये नहीं होते, सिर्फ इतना होता 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 6। यहाँ पे क्या है? 1 है A में, 1 2 से रिलेट हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे 2 है, 2 6 से रिलेट कर दिया, ठीक हो गया। लेकिन क्या है? 3 किसी भी A के अंदर 3 है, लेकिन 3 B के किसी भी एलिमेंट के साथ क्या है? रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये जो R है ये क्या होगा? एक फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन के लिए क्या होना जरूरी है? अगर A से B के ऊपर मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? A के हर एक एलिमेंट
बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए। और एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज कह लो, फंक्शन के केस में क्या कहते हैं, इमेज। अगर 1 इज रिलेटेड टू 2 है, यहाँ पर इसमें क्या है 1 इज रिलेटेड टू 2, तो 2 को क्या कहेंगे, 2 इज इमेज ऑफ 1। अंडर जो भी फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन के अंडर क्या होगा, 2 एक की इमेज होगी, ठीक है। तो ये है आपका फंक्शन। फंक्शन और रिलेशन के बीच में क्या डिफरेंस है कि रिलेशन क्या है, जस्ट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, लेकिन उसके पास एक स्पेशल क्वालिटी है, क्या है कि फंक्शन अगर ए से बी के ऊपर डिफाइन है तो ए के हर एक एलिमेंट को बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एक तो रिलेट करेगा, ठीक है, और दूसरा एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड नहीं होगा, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा, और ए का कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। मान लो ये मैंने एग्जांपल ले लिया f1, फंक्शन को जनरली f से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3, ठीक है। बी सेट ले लिया मैंने 4 5 7, ये दो सेट ले लिए। फंक्शन f1 कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है, अगर फंक्शन a से b पे डिफाइन है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इफ f1 इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, तो क्या लिखेंगे f1 सच दैट a टू b, या फिर ऐसे लिख सकते हैं a f1 b, यानी क्या है f1 कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, a से b के ऊपर, ठीक है। तो f1 में यहाँ लेता हूँ 1 को 4 पे मैप कर दिया मैंने, 1 को यहाँ पर 5 पे कर दिया, 2 को 5 पे कर दिया, और 3 को भी 5 पे कर दिया। क्या एक फंक्शन बनेगा? डेफिनेशन क्या कहती है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। एक भी रिलेटेड है, दो भी है, तीन भी है, ए में 3 ही एलिमेंट हैं, तीनों रिलेटेड है किसी न किसी एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ, तो मतलब क्या है फंक्शन हो सकता है। लेकिन एक और कंडीशन है कि ए का कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है 1 4 के साथ भी रिलेटेड है और 1 5 के साथ भी रिलेटेड है। इसका मतलब क्या होगा कि जो f1 है ये क्या है, फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ क्या है एक रिलेशन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये हटा दूँ, 1 4 के साथ है, 2 5 के साथ है और 3 5 के साथ है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फंक्शन, क्योंकि क्या है 1 भी रिलेटेड है किसी से, 2 भी है और 3 भी है। 1 सिर्फ एक से है, 2 भी सिर्फ एक से है और 3 भी सिर्फ एक से है, ठीक है। ए के दो अलग अलग एलिमेंट बी के किसी सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ए का एक ही एलिमेंट बी के किन्हीं दो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकता। तो ये थी फंक्शन की डेफिनेशन। अब मान लो फंक्शन कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, ए से बी के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू ए कोई भी एलिमेंट है, और ये किससे फंक्शन f के द्वारा किस पे रिलेट किया गया है, y बिलोंग्स टू b के ऊपर। मान लो क्या है x किससे रिलेट किया गया है f के द्वारा y पे, तो इस y को क्या कहेंगे, y इज said to be image of x and x is said to be pre-image of y। तो यहाँ पर अगर x y से रिलेट है फंक्शन f के द्वारा, तो इसमें क्या होगा y को क्या कहेंगे इमेज ऑफ x और x को क्या कहेंगे प्री इमेज ऑफ y। x कहाँ से आ रहा है a से और y कहाँ से आ रहा है
बी से, ठीक है। ये हो गया। अगर x की इमेज y है तो इसे किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, f ऑफ x, ठीक है, इसे ये लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। डोमेन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या है, इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ पर है, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। अगर f कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, a से b के ऊपर डिफाइंड है, तो क्या कहेंगे, देन a इज said to be the domain of f, ठीक है। जैसे रिलेशन में था, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, अगर रिलेशन आपके पास ये है ए बी सच दैट, कोई रूल लिख दिया कि ए बिलोंग्स टू कहाँ से आएगा, ए से आता है, और बी बिलोंग्स टू कहाँ से आता है, बी से आता है, तो इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि डोमेन ऑफ आर किसके इक्वल होता है, ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ये था डोमेन ऑफ आर। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन भी तो एक रिलेशन ही है, और कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, ए से बी के ऊपर। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, रिलेशन में तो ए के सारे एलिमेंट आने जरूरी नहीं है, ठीक है, यानी कि ए के सभी एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने जरूरी नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा, ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। लेकिन इसमें क्या होगा, फंक्शन में ये भी तो एक रिलेशन ही है, तो फंक्शन में क्या होगा आपके पास, ए के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे बी से, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर अगर फर्स्ट एलिमेंट लूँ तो क्या आएगा, इज इक्वल्स टू ए सच दैट, अगर ए बी बिलोंग्स टू एफ लिखूँ, आर की जगह आपकी बार फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है, और एफ में क्या है, ए के सारे एलिमेंट किसी न किसी से रिलेटेड हैं, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, तो ये सेट कौन सा होगा, ए सेट ही होगा ये, तो डोमेन आपके पास क्या आ गया, ए। रेंज आपके पास क्या आएगी, अच्छा ए को तो क्या कहते हैं, यानी कि अगर ए से बी के ऊपर डिफाइंड है फंक्शन, तो ए तो हो गया आपका डोमेन, तो बी क्या होगा, बी को बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है, बी क्या है, कोडोमेन। और जैसे रिलेशन में रेंज को डिफाइन किया था, वैसे ही फंक्शन में डिफाइन होगी। ये रिलेशन में कैसे किया था, और रेंज ऑफ आर क्या लिखा था, बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ये लिखा था, ऐसे ही फंक्शन में होगी। अगर फंक्शन की रेंज क्या होगी, यानी कि y such that y is an image of x or x belongs to a, यानी कि y किसी न किसी x के a के किसी न किसी एलिमेंट्स की अगर इमेज है, तो वो किस में आएगा, रेंज ऑफ y में, रेंज ऑफ f में, रेंज ऑफ f में क्या आएंगे, कौन से एलिमेंट आएंगे, जो x के a के एलिमेंट्स की इमेज होंगी, ठीक है, यानी कि a सेट के अंदर मान लो ये तीन एलिमेंट हैं, 1 2 3, ये तीन एलिमेंट a के अंदर, तो इन तीनों की जो जो इमेज आएंगी उन सबको
कलेक्ट करके अगर एक सेट की फॉर्म में रखूँ तो वो सेट क्या आएगा आपका, रेंज सेट। ठीक है, तो ये था डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। अगर आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हो और उसकी डोमेन या रेंज पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ये फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछ लेगी इसका डोमेन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। डोमेन का मतलब क्या है, जिन जिन वैल्यूज पे आपका फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन है मतलब वो सारे रियल नंबर्स लेने हैं जिनके ऊपर ये फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। डिफाइन कब होगा, यानी कि एक तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। ठीक है, और एक रूट के अंदर, ये अंडर रूट है, इसके अंदर अगर नेगेटिव साइन आ गया तो क्या फंक्शन क्या वैल्यू देगा, इमेजिनरी। लेकिन फंक्शन कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसका मतलब अगर आपको कोई रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स सच दैट एफ एक्स किसके इक्वल है ये, और इसका अगर आपसे डोमेन पूछ लिया तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या करो, इसको रेशनलाइज कर लिया, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ, और x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नीचे क्या आएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, तो और अंडर रूट के अंदर है, अगर बाहर लूंगा तो क्या आएगा, x माइनस 2 आ जाएगा नीचे, सिर्फ रूट अब ऊपर रह जाएगा, क्या आएगा, x प्लस 1 x माइनस 3 और x माइनस 2। नीचे क्या है, x माइनस 2, यानी कि अगर x इज इक्वल्स टू 2 हो गया तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि x क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। और क्या क्या नहीं हो सकता, अगर ये अंडर रूट के अंदर जो भी मैटर है अगर ये नेगेटिव हो गया तो भी क्या हो जाएगा, फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसका डोमेन के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनके अगर x की जगह पुट करूं तो ये अंडर रूट के अंदर क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी कि वो सारी वैल्यू जिनके लिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ये क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, अगर आपके पास क्या है, हाँ, ऐसे लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं और वो बताना है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा या लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, किस इंटरवल में होगा। तो वो कैसे बताते हैं, रियल लाइन खींचो। ठीक है, रियल लाइन पे जिन जिन पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, वो नोट कर लो। एक तो x को अगर -1 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, मान लो -1 यहाँ पर। ठीक है, x को अगर 2 पुट करूंगा तो भी 0 हो जाएगा, x की जगह 2 पुट किया तो 2 - 2 0, यहाँ मान लेते हैं कि 2 है। x को 3 पुट किया तो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास मान लिया 3 है। तो राइट साइड से शुरू करना है ऊपर से और एक कर्व बनानी है, नीचे जाना है, जहाँ पर भी आपका ब्रेक आ जाए वहीं से नीचे चला जाना है। नीचे आ गए, अब यहाँ ब्रेक आएगा, फिर से ऊपर आना है, इस ब्रेक के बाद ऊपर, फिर यहाँ पर ब्रेक है, दोबारा नीचे, आगे कोई ब्रेक नहीं है तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो जिस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है तो वहाँ आपके पास क्या होगा, ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। और जिस इंटरवल में ये एक्स एक्सिस से नीचे है वहाँ पर कैसा रहेगा, लेस देन इक्वल टू 0।
तो हमें कैसा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ पर है, 3 से लेकर 3 के ऊपर जीरो आ जाएगा, और 3 से आगे जितना भी होगा तो कैसा जाएगा, पॉजिटिव। तो एक तो ये इंटरवल होगा 3 to infinity, ठीक है। 2 to 3 इसमें कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव हमें चाहिए नहीं, तो ये आपका कैंसिल हो गया डोमेन से। अब है -1 to 2, एक ये इंटरवल है, ठीक है। तो हाँ, -1 to 2, लेकिन अगर 2 को इंक्लूड करूं तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0, यानी कि 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते। 2 से लेफ्ट से शुरू करेंगे, ऊपर रहेगा पॉजिटिव, और -1 को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि -1 पे वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ से क्या आ गया, एक इंटरवल आपके पास आ गया -1 to 2, हाँ, एक इंटरवल आपके पास ये आ गया। इन दोनों इंटरवल्स के अंदर फंक्शन आपके पास कैसा है, ये वाला जो फैक्टर है ये आपके पास क्या होगा, नॉन नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और 0, ठीक है। और इस फंक्शन को रियल वैल्यूड रहने के लिए क्या जरूरी है, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना जरूरी है, और इसका नॉन जीरो होना जरूरी है। नॉन जीरो कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू 2 होगा, तो वो कंडीशन हो गई यहाँ पर सेटिस्फाई। 2 को हमने नहीं लिया, छोड़ दिया, ठीक है। और पॉजिटिव के लिए इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो आपके पास डोमेन क्या बच गया, फंक्शन f का डोमेन आपके पास क्या आएगा, -1 to 2, ये क्लोज ब्रैकेट है और ये ओपन है, यूनियन विद ये क्या है 3 to infinity। ये आपका जो इंटरवल आया है, ये वाला और ये वाला, ये पूरा सेट क्या है आपका, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। ये था डोमेन ऑफ हाउ टू कैलकुलेट डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। अगर आपसे रेंज पूछ ले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेंज अगर आपके पास डोमेन फाइनाइट सेट है, ठीक है, मान लो डोमेन आपको ए दिया हुआ है 1 2 4 5 6, डोमेन में मान लो ये एलिमेंट है, तो इन सब की इमेज ले लो और उनका एक सेट बना दो, वो क्या हो जाएगा, रेंज सेट। अगर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, अगर फाइनाइट सेट ना हो, सेट क्या हो, इनफाइनाइट, तो आपसे अगर रेंज निकालने की बात करें फिर कैसे करोगे। मान लो आपके पास फंक्शन है f(x), आपको दिया हुआ है x by 1 plus x square, f(x) क्या दिया हुआ है, x by 1 plus x square। अगर इस फंक्शन की रेंज पूछ रहा है कि रेंज क्या होगी, कैसे निकालेंगे, ये किसके इक्वल होता है, y, यानी y इक्वल टू f(x) इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है रूल, x by 1 plus x square। तो आपको क्या लाना है, x को y की फॉर्म में लिखना है, और y की वो सारी वैल्यूज लेकर आनी है जिनके लिए x आपका डिफाइंड हो, ठीक है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, f(x) कोई रूल दिया हुआ था, f(x) इक्वल टू एक रूल था, ठीक है। तो उस रूल का यूज करके आपने क्या निकाला था कि x की वो वैल्यू निकाली थी जिनके लिए क्या हो, f(x) डिफाइंड हो। अब क्या करना है, x को y की फॉर्म में लिखना है, और y की वो सारी वैल्यू ढूंढनी है जिनके लिए ये क्या हो, x डिफाइंड हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, रेंज, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालो रेंज कैसे निकलेगी, क्या दिया हुआ है, x by 1 plus x square, इसको हटा दूं तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू x by 1 plus x square, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या आएगा, x square y प्लस y इज इक्वल्स टू x, x को इस साइड लेकर आऊंगा तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट x square y माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इन x,
सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 1, यानी कि -1 है बी की वैल्यू, यानी कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर 1 माइनस 4ac, 4a क्या है y, c क्या है y, यानी कि 4y स्क्वेयर डिवाइड बाई 2a 2y। ठीक है, तो ये फंक्शन ओ x रियल वैल्यूड कब रहेगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y क्या हो, ये डिफाइन कब होगा? अगर y आपका क्या हो नॉन जीरो हो, ठीक है, और 1 माइनस 4y स्क्वेयर 1 माइनस 4y स्क्वेयर अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल आएगी। ठीक है, तो डोमेन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि 1 माइनस 4y स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, इसको फैक्टर करो, इसे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर माइनस कॉमन निकालो इससे क्या होगा 2y माइनस 1, और इसे 2y प्लस 1 लिख दिया, और माइनस कॉमन निकाल के उस साइड लेकर जाऊंगा तो क्या होगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्या होगा, आपको जैसे पिछले में किया था फैक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, और ये बताना है कि ये किस इंटरवल के अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसके रूट क्या होंगे, एक होगा -1/2, एक होगा 1/2। रियल लाइन पे -1/2 किया और 1/2 किया। ठीक है, आपको दिखाना है नेगेटिव, राइट साइड से शुरू किया, ऊपर से पॉजिटिव, ब्रेक आया नीचे आएगा नेगेटिव, फिर से ब्रेक आएगा ऊपर जाएगा पॉजिटिव, आगे कोई ब्रेक नहीं है पॉजिटिव रहेगा। हमें क्या दिखाना है कि 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1 नेगेटिव कहाँ पर रहेगा, इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, यानी कि y क्या वैल्यू होगी, y -1/2 to 1/2, इसके बीच में लाई करेगा, तो रेंज क्या होगी -1/2 to 1/2, और y क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तो इसे -0 ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन IA on a set A is said to be identity function if it associates every element of A to itself, यानी कि ऐसा फंक्शन जो ए के हर एक एलिमेंट को खुद से रिलेट करे। ठीक है, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन क्या पढ़ी थी, IR आइडेंटिटी रिलेशन क्या थी, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू हर ओ, ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है,
तो जो आइडेंटिटी रिलेशन थी वो एक्चुअल में क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में भी क्या था, ए का हर एक एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेटेड होता था और किसी से रिलेटेड नहीं होता था, ठीक है। और हर एक एलिमेंट रिलेटेड होता था, ऐसा नहीं था कि कोई एलिमेंट छूट जाए, जितने भी रिलेटेड हैं वो खुद से हैं, ऐसा नहीं था। तो आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी फंक्शन ही था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या है, इसे क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो सेड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से क्या मतलब है कि ए फंक्शन एफ एक्स अगर ये किस तरह डिफाइंड हो, इज इक्वल्स टू सच दैट माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसे इसके साथ भी लिख सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो एक्स। तो ये आपका क्या है, मॉडुलस फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे होगा, ये मान लो x है, ये है y, ठीक है। इस पे x की वैल्यूज हैं, इस पे y की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या कह रहा है कि अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो x को क्या लिखेंगे, माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, ये मान लो जीरो जीरो पॉइंट है, तो लेस देन जीरो किस साइड होगा, x इस साइड, ठीक है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी कि ये लाइन शो करेगा, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू -x। और अगर पॉजिटिव है या जीरो है तो क्या होगा, x इटसेल्फ, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन की तरह y इक्वल्स टू x हो जाएगा इसके अंदर, y इक्वल्स टू x। तो ये आपका क्या है, मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। इसे कैसे डिनोट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और डिफाइंड कैसे होगा कि माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मॉडुलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या है कि अगर एक्स स्क्वेयर आपको क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर दिया हुआ है, ये किसके इक्विवेलेंट है, इफ एंड ओनली इफ मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, विच इज इक्विवेलेंट टू इफ एंड ओनली इफ एक्स आपका कहाँ से का होगा, -a टू ए। अगर आपको ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वेयर, दिस इज इक्विवेलेंट टू मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड दिस इज फर्दर इक्विवेलेंट टू क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स इज लेस देन इक्वल टू -ए। यानी कि ये चीज कब होगी, या तो x की वैल्यू a से बड़ी हो तब एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर से बड़ा होगा, या फिर x की वैल्यू -a से छोटी हो तब एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर से बड़ा होगा, या फिर इसे ये कह लो कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ए कब होगा, या तो x की वैल्यू a से बड़ी होगी या x की वैल्यू -a से छोटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है x प्लस माइनस वाई का मोड, ये क्या होता है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y एंड x प्लस माइनस वाई का मोड
ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई का मोड। ठीक है, तो ये था मॉडुलस फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या था? आर। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स क्या है? इज आर। पूरी रियल लाइन, यानी कि सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। और रेंज क्या होगी? रेंज में क्या था? y की वैल्यू कैसे आ रही थी? ग्राफ में देखें तो क्या थी? सारी पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से नीचे कोई भी वैल्यू नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अगर y की वैल्यू सारी पॉजिटिव आ रही है तो रेंज कैसी होगी? आर पॉजिटिव। लेकिन आर पॉजिटिव में जीरो को इंक्लूड नहीं करते, और वैल्यू जीरो भी आ रही थी जीरो के ऊपर, तो इसे क्या लिख सकते हैं? रेंज ऑफ मोड एक्स क्या होगी? आर पॉजिटिव यूनियन जीरो। ठीक है, ये क्या है? रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। It is represented as f of x is equals to this स्क्वायर ब्रैकेट ओवर x। और इसका मतलब क्या है? ये क्या शो कर रहा है? अगर y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? y इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। यानी कि y क्या है? x से छोटा और सबसे बड़ा, x से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वो क्या होगा? y। अगर x खुद इंटीजर है तो y किसके इक्वल हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इफ n इज एन इंटीजर, अगर n इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस n किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। ठीक है, अगर आपके पास क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n है, जहाँ पे n क्या है? इंटीजर है, तो ये किसके इक्वल होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में n। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? अगर x इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। अब ये क्यों होगा? रियल लाइन है ये। ठीक है, ये है जीरो। मान लो x क्या है? x क्या दिया हुआ है? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स पूछ रहा है। ठीक है, x अगर नेगेटिव है, ठीक है, x नेगेटिव है तो माइनस माइनस पॉजिटिव,
एक्स किस साइड चला जाएगा, इस साइड, ठीक है। एक्स मान लो यहाँ पर है, माइनस एक्स, ओ माइनस एक्स कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। ये किसी न किसी इंटीजर के बीच में लाइक रहेगा, एन और n+1। ये एक्स को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव के केस में तो सीधा ही हो जाएगा, उससे छोटा यहाँ पर दिक्कत आएगी, ठीक है। हाँ हाँ, अगर एक्स पॉजिटिव है तो माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1। ये रियल लाइन है, ये जीरो है, माइनस एक्स मान लो यहाँ पर है, ठीक है। माइनस एक्स यहाँ पर है और इसका काउंटर पार्ट यानी कि इतनी ही लेंथ पे इस साइड अगर मैं एक्स डिनोट करूँ इसका, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पर अगर मैं एक्स डिनोट करूँ, ठीक है, n+1 इसके बीच में होगा। इस साइड क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा -n, यहाँ पे -n+1, ये होगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे ये होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाय डेफिनेशन क्या है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका उससे छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर, उससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब माइनस एक्स से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा क्या है, -n+1 ये है, ठीक है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से देखें तो क्या होगा, x से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, n, ठीक है। अगर -1 ना लिखूं तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, हम ये लिख रहे हैं। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x तो क्या आ रहा है हमारे पास, -n+1, यानी कि ये क्या होगा, ये ब्रैकेट है तो ये क्या होगा -n-1। आपके पास क्या आएगा, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल आया, -n-1। लेकिन अगर यहाँ से ये इसके इक्वल हो तो यहाँ से क्या आएगा, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या है, n है, और n के आगे अगर माइनस लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा -n। तो अगर ऐसा हो तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। लेकिन -n-1 इज नॉट इक्वल टू -n, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या करना है, -1। अगर x इंटीजर नहीं है और नेगेटिव ऑफ x का, x पॉजिटिव है और नेगेटिव ऑफ x का अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड -1, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो फिर देखते, अगर ये नेगेटिव होता तो माइनस माइनस पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाता आपके पास -x, यहाँ आ जाता, ठीक है। और -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अब n होगा। अगर x को नेगेटिव मान लूँ मैं एक बार के लिए, और -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है, मान लो हमारे पास -1 है x की वैल्यू, ठीक है, और हमारे पास 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है, हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है, ठीक है। तो क्या करना होगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है तो 1 को क्या लिख सकता हूँ, -1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। फॉर्मूला क्या कहता है कि -ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, -1 एंड -1, ठीक है, ये है। अब ये क्या होगा, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या हो गया, 1 क्या है, खुद इंटीजर है, पर इंटीजर का केस तो लेना ही नहीं था। मान लो ये 1.1 है, ठीक है। अगर ये 1.1 है तो हमें क्या लेना है, -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है। अब -1.1 ये रियल लाइन है, यहाँ क्या है 1 -1
और 1.1 किस साइड आएगा, इस साइड, यानी कि माइनस ऑफ 1.1 कहाँ है, यहाँ पर। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2 होगा। इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, -2। तो ये तो है -2 इसकी वैल्यू, और आगे माइनस लिखा हुआ है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2, और -1 इज इक्वल्स टू 1। हाँ 1.1 का पूछा है, तो माइनस ऑफ -1.1, ठीक है। तो मतलब x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है और x अपने आप में इंटीजर नहीं है, तो क्या होगा, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा, अगर इसका x की वैल्यू है -1.1, इसका नेगेटिव करूँ तो क्या आएगा 1.1, और 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो क्या आएगा 1, और इस फार्मूले से क्या है वो भी 1 ही आया, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, अगर -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है तो क्या होगा, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 प्रोवाइडेड दैट x इज नॉट एन इंटीजर इटसेल्फ। अगर x खुद ही इंटीजर हो तो अगर -1 का मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं तो -1 खुद ही होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर ये खुद इंटीजर है तो ये -1 की जरूरत नहीं होगी, ये सीधा उसके आगे माइनस लग जाएगा, फिर ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये था आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। 1 फंक्शन कौन सा होगा, ए फंक्शन f from a to b is said to be a 1 फंक्शन। एक फंक्शन f from a to b is said to be a 1 function if distinct elements of A have distinct images in B। यानी कि कोई भी फंक्शन f a से b के ऊपर डिफाइन है, उसे 1 फंक्शन कब कहेंगे, जब a के अलग अलग एलिमेंट की इमेज f के अंडर अलग अलग आए, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे 1 फंक्शन। यानी कि इफ a b belongs to a है such that a is not equal to b है, then हमारे पास क्या होना चाहिए, f of a not equal to f of b होना चाहिए, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में अगर इसका कंट्रा पॉजिटिव करें तो क्या होगा, इफ f of a इज इक्वल्स टू f of b दिया हुआ है, अगर ये इम्प्लाई करें इफ f of a इक्वल टू f of b इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू b, देन हमारे पास क्या होगा, f इज 1 ठीक है। यानी कि कोई फंक्शन इस टाइप का हो, अगर a नॉट इक्वल टू b पे f of a भी नॉट इक्वल टू f of b आए, या तो ये बात कह लो या फिर ये कह लो कि इफ f of a इज इक्वल्स टू f of b आपको दिया हुआ है और ये क्या इंप्लाई करे कि a इक्वल टू b हो, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 इसका भी क्या मतलब है कि अगर दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट्स ही सेम है, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती। ये भी यही कह रहा है और ये भी यही कह रहा है, ठीक है। तो अगर ए के दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज हमेशा अलग अलग ही रहे तो वो फंक्शन कैसा होगा 1 फंक्शन, ठीक है।
अब है अगर फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम ए फाइनाइट सेट a टू ए अनदर फाइनाइट सेट b, अगर फंक्शन f a से b के ऊपर डिफाइंड है और a और b दोनों क्या हैं फाइनाइट सेट, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन a से b के ऊपर कितने होंगे, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, मान लेते हैं कितने हैं p, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b q मान लिए, ठीक है, दोनों क्या हैं फाइनाइट, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b, ये कितने होंगे, अगर a से b के ऊपर डिफाइंड है, इसमें कितने एलिमेंट हैं p, इसमें कितने एलिमेंट हैं q, तो टोटल नंबर ऑफ अगर फंक्शन पूछे तो वो कितने होते हैं q रेज टू पावर p, ठीक है, यानी कि बाद वाला और उसकी पावर जो डोमेन है वो, ठीक है। और अगर वन वन पूछे टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम a टू b, वो कितने होंगे, p a में एलिमेंट हैं और q b में एलिमेंट हैं, तो इफ q इज ग्रेटर देन p, ठीक है, देन वन वन कितने पॉसिबल वन वन फंक्शन हो सकते हैं a से b के ऊपर, वो किसके इक्वल होगा q ओ mn मान लो, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स हो जाएगा। अगर m एलिमेंट हैं a के अंदर, n एलिमेंट हैं b के अंदर, और अगर आपका n ग्रेटर देन m है, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम a टू b कितने होंगे n p m, ये क्या है परमुटेशन, ठीक है, किसके इक्वल होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस m फैक्टोरियल, ठीक है। अगर n इक्वल में भी यही होगा, ठीक है, अगर n इज इक्वल टू m हो तो कितने हो जाएंगे, अगर n इक्वल टू m हो तो नीचे क्या आ जाएगा जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल क्या होगा 1, यानी कि n अगर m के इक्वल हो तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम a टू b कितने होंगे, वन वन फंक्शंस a से b पर टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे n फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर n आपका लेस देन m हो, यानी कि b में a से कम एलिमेंट हो और वन वन कहा है, तो वन वन हो ही नहीं सकता एक भी फंक्शन, क्यों, क्योंकि मान लो अगर a में आपके पास 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है, और b में आपके पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, ये a है ये b है, और ये आपके पास फंक्शन f है इसके ऊपर, ठीक है, इसके अंदर 4 और 5 ये 2 एलिमेंट ले लिए, 8 लग रहा है, चलो 8, ये 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो a से b के ऊपर कितने वन वन फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, एक भी नहीं कर सकते, क्योंकि वन वन होने के लिए क्या होना जरूरी है, इसका हर एक एलिमेंट, मतलब इसकी इमेज, ये 2 अलग अलग एलिमेंट अगर लूँ मैं a के, तो उनकी इमेज कैसे आनी चाहिए अलग अलग, एक को मान लिया 4 के साथ मिला दिया, 2 को 8 के साथ मिला दिया, 3 के लिए तो कोई एलिमेंट ही नहीं बचा, और अगर फंक्शन है तो 3 की कोई ना कोई इमेज होनी जरूरी है, यानी कि इनमें से किसी एक के साथ इमेज होगा, या तो 3 8 के साथ होगा या 3 4 के साथ होगा, लेकिन फिर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा वन वन नहीं रहेगा, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज क्या होगी सेम, तो यानी कि अगर n में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो m है, और a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं m, और b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं n, और अगर m आपका ग्रेटर देन n हो जाए तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम a टू b कितने होंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मैनी वन फंक्शन, हाँ
मैनी वन में क्या होगा, वन वन में तो क्या था, दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। और मैनी वन में क्या होगा, ये वाला केस, यानी कि कम से कम दो एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिनकी सेम इमेज हो, तो वो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। वन वन में था सबकी अलग अलग इमेज हो, 1 2 3, मान लिया ये ए है और ये है आपका बी, 4 5 6, अगर 1 4 पे मिल जाए, 2 5 पे, 3 6 पे, तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 एफ। ये जरूरी नहीं है कि अपने सामने वाले के साथ मिले, हो सकता है 3 को 4 पे मिला दूँ, 2 को 6 पे, 1 को 5 पे, ये भी 1 1 है, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज क्या है, अलग अलग, तो 1 1 हो गया। अगर क्या हो, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो जाए, कम से कम दो एलिमेंट्स ऐसे मिल जाएं उस फंक्शन के अंदर कि उनकी सेम इमेज हो, तो वो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। नाम से ही पता चल रहा है, मैनी, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज, एक पर एक इमेज हो, ठीक है, तो वो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। नेक्स्ट है आपके पास ऑन टू फंक्शन, ठीक है, वन वन हो गया, मैनी वन हो गया, नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। अच्छा, वन वन फंक्शन को एक और नाम से बुलाते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, वन वन कहो या फिर इंजेक्टिव कहो, एक ही बात, ठीक है। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू को या फिर सर्जेक्टिव को, एक ही बात। तो ऑन टू फंक्शन कैसा होगा, अगर कोई फंक्शन f a से b के ऊपर डिफाइन है तो उसे ऑन टू कब कहेंगे, f कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, a से b के ऊपर डिफाइंड है, कोई फंक्शन है f a से b के ऊपर डिफाइंड है, तो f को ऑन टू फंक्शन कब कहूँगा, इफ every element of B has a pre-image under F, यानी कि F जो फंक्शन है उसके अंडर B का हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज मिली, दैट इज फॉर एवरी y belongs to B there exist some x belongs to A such that आपके पास क्या हो, f of x is equals to क्या हो, y, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अगर इसमें m एलिमेंट हैं और इसमें n एलिमेंट हैं, ठीक है, तो अगर n बड़ा है, m इज लेस देन n है, ठीक है, तो क्या a से b के ऊपर कोई भी ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a मान लो आपके पास है 1 2, ये सेट है a, b आपके पास है 1 2 3, ये सेट है b, ठीक है, इससे इसके ऊपर कोई फंक्शन f डिफाइन किया, क्या f ऑन टू फंक्शन हो सकता है। ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि b का हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, और a के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा b के 2 एलिमेंट के साथ मैप हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज तो होंगी नहीं, 2 होगी तो क्या होगा, फंक्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होगा a से b के ऊपर सच दैट b के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज हो, हर बार कोई ना कोई हर बार b का कम से कम एक एलिमेंट जरूर छूट जाएगा। अगर ये फंक्शन ले लूँ, 1 को भी 1 पे, 2 को भी 1 पे, 2 एलिमेंट छूट गए, 1 को 1 पे कर दिया, 2 को 2 पे कर दिया, 3 छूट गया, 2 को 2 की जगह 3 पे कर दिया, फिर 2 छूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, कम से कम एक एलिमेंट जरूर छूटेगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं हो सकता। तो अगर a और b 2 फाइनाइट सेट हैं
और बी आपके पास, बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए से ज़्यादा हैं, तो ए से बी के ऊपर हम कोई भी ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हों तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, अगर इसमें भी एन एलिमेंट हो, इसमें भी एन एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, एन फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इनटू फंक्शन। वन वन फंक्शन कौन से थे कि अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, वन वन। ऑन टू कौन सा होगा, जिसके अंदर बी के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज हो, तो वो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू ऑन टू से थोड़ा उल्टा कह दो। ऑन टू में क्या था, बी के हर एक एलिमेंट के पास कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, और इनटू में क्या है कि बी के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। ठीक है, तो इनटू फंक्शन कौन सा होगा, इनटू फंक्शन, ये फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इनटू कब होगा, जब इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन y belongs to B such that it has no preimage under f, यानी कि कोई फंक्शन f a से b के ऊपर इनटू कब होगा, जब b के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए y सच दैट उसकी कोई भी प्री इमेज ना हो, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू। नेक्स्ट आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ ठीक है, लेट आपके पास एक फंक्शन है f, वो कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, a से b के ऊपर। एक दूसरा फंक्शन है g, वो कहाँ से कहाँ पे है, b से c के ऊपर। ठीक है, देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g किस तरह डिनोट करेंगे, g o f, कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड होगी, लास्ट में f है तो a से c के ऊपर डिफाइंड होगी। ठीक है, और कब डिफाइंड होगी, इफ रेंज ऑफ f इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ g, then we can define the composite function GOF। और GOF डिफाइन किस तरह होगा, GOF x किसके इक्वल होगा, G of fx। ठीक है, इसका डोमेन क्या है, a, f का डोमेन भी क्या है, a, यानी कि अगर पिक्चर की फॉर्म में देखें तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस कैसे डिफाइन होगी, f a से b के ऊपर कोई फंक्शन है, ये मान लो a सेट है, ये मान लिया b सेट है, और ये मान लिया c सेट है, ये सी सेट। ठीक है, f कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, a से b पर, g कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, b से c पर, और जो GOF कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड होगा, GOF
ए से सी के ऊपर। कब डिफाइंड होगा? इफ जो एफ फंक्शन की रेंज है वो किसका सबसेट हो, जो जी का डोमेन है, जी का डोमेन है बी। तो अगर एफ ए से बी के ऊपर डिफाइंड है और जी बी से सी के ऊपर डिफाइंड है तो एफ की रेंज ऑटोमेटिकली बी का सबसेट होगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये एफ के बी एफ के लिए क्या है, कोडोमेन, और रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होती है, कोडोमेन का सबसेट। तो यहाँ से क्या होगा, एफ की जो रेंज है वो बी का सबसेट होगी, और जी क्या है, ओ बी क्या है, जी का डोमेन है, ठीक है। तो जी के डोमेन की सबसेट हो गई एफ की रेंज, तो इसे डिफाइन कर सकते हैं जी ओ एफ को, और ये किसके इक्वल होता है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स एक्स के ऊपर डिफाइंड है, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि पहले क्या अप्लाई होगा, एक तरह से सक्सेशन में अप्लाई होंगे। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, ए का कोई एलिमेंट लिया एक्स, उस पर पहले क्या किया, एफ अप्लाई किया, फिर क्या किया, जो भी रिजल्ट आया उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, जी अप्लाई कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। मान लो आपके पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स, एफ एक्स आपके पास एक्स ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ए से ए के ऊपर डिफाइंड है एफ, ठीक है। बी कर लो, ए को बी का सबसेट मान लो, चलो, तो ए से बी के ऊपर डिफाइंड है एफ, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, और जी एक फंक्शन अनदर फंक्शन डिफाइंड है, जी कहाँ से कहाँ पर है, बी से सी के ऊपर, और जी किस तरह डिफाइंड है, जी ऑफ वाई, मान लो बी के अंदर वाई है, जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या है, वाई माइनस वन, ठीक है। ये है आपका जी ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम जी ऑफ एफ किस तरह डिफाइन करेंगे, किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स क्या है, एक्स ही है, यानी कि हमें क्या डिफाइन करना है, जी एक्स, और जी एक्स क्या है, जी में क्या कर रहा है, जो भी आर्गुमेंट दे रहे हैं उसमें से क्या कर रहा है, एक सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये किसके इक्वल आ गया, जी ऑफ ओ एक्स माइनस वन। अगर ये एक्स की जगह मान लो कि एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वेयर था, ठीक है, और जी वाई क्या है, वाई माइनस वन है, तो फिर आपके पास जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, एक्स के ऊपर एफ अप्लाई करेंगे, एक्स के ऊपर एफ अप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, जी में जो भी आर्गुमेंट आएगा उसमें से क्या करेगा, एक सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वन, तो जी ऑफ एफ क्या फंक्शन आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस वन, जी वाई क्या था, वाई माइनस वन, और एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वेयर। तो इस तरह डिफाइन करेंगे, जिस तरह ये क्या है कि जी ऑफ एफ डिफाइन किया है, उसी तरह एफ ऑफ जी भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, इस केस में नहीं कर सकते। यहाँ से एफ ऑफ जी कब डिफाइंड होगा, यानी कि पहले जी पे अप्लाई होना पड़ेगा। एफ ऑफ जी का क्या मतलब है, एफ ऑफ जी एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि पहले आपका क्या होगा, जी अप्लाई होगा, जी कहाँ से कहाँ पर है, बी से, ठीक है। तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ पर डिफाइन होगा, बी से, कहाँ पर वैल्यू जाएंगी, पहले सी में जाएंगी जी एक्स, और फिर एफ अप्लाई होगा, लेकिन एफ तो हमने ए से बी पर डिफाइन किया है, तो अगर जो जी एक्स है इसकी जो रेंज है वो किसका सबसेट होगी, सी का, अगर वो सबसेट मान लो सी, मान लो अगर जी ऑन टू फंक्शन होता तो ये पूरा का पूरा सी क्या होता, इसकी रेंज होती जी की। तो अगर सी सबसेट होगा ए का तो हम डिफाइन कर सकते हैं एफ ऑफ जी, या कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी, ठीक है।
तो डिफाइन कर सकते हैं। अगर सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, हाँ यहाँ तो क्या था, बी कॉमन था, इसका कोडोमेन और इसका डोमेन दोनों कॉमन थे, तो इसलिए जी ओ एफ हमेशा क्या होगा, डिफाइन होगा। लेकिन एफ ओ जी करेंगे वो कब डिफाइन होगा, जब सी आपका यानी कि रेंज ऑफ जी अगर सबसेट हो ए का, तो आप डिफाइन कर सकते हैं एफ ऑफ जी ऑल्सो। ठीक है, तो ये था कंपोजिट फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन। एक कंपोजिट फंक्शन क्या नहीं होते, कॉम्यूटेटिव। ये तो आपने देख ही लिया कि हो सकता है कि जी ओ एफ एक्स ये तो डिफाइन हो और एफ ओ जी एक्स ये डिफाइन ही ना हो, तो दोनों के इक्वल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन क्या जनरली क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन। एक पीछे रह गया, वन वन फंक्शन कर लिया हमने, मैनी वन फंक्शन कर लिया, ऑन टू फंक्शन कर लिया, और फिर आपने इनटू फंक्शन भी कर लिया। वन वन फंक्शन को क्या बोलते थे, इंजेक्टिव, और ऑन टू फंक्शन को बोलते थे सरजेक्टिव। तो एक फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसे क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होगा, ये फंक्शन f is said to be bijective if it is 1 1 as well as on 2। ठीक है, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो और on 2 भी हो तो वो फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन कौन सा होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन कौन सा होगा, let f be a function from a to b। कोई सेट a है, उससे b के ऊपर एक फंक्शन है f, तो f को इन्वर्टिबल कब कहेंगे, then f is said to be invertible if there exists a function g such that g कहाँ पर डिफाइन होगा, g अगर f a से b पे डिफाइन है तो g कहाँ से कहाँ पर होना चाहिए, b से a के ऊपर डिफाइन हो, एंड आपका एफ ओ जी एक्स किसके इक्वल हो, आई ए के, नहीं एफ ओ जी तो क्या होगा, आई बी के, क्योंकि बी पे अप्लाई होगा ना पहले, जी का डोमेन बी है। हाँ, एफ ओ जी एक्स ये किसके इक्वल हो, आई बी, और आई बी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि बी सेट को बी सेट पर ही मैप करेगा और हर एलिमेंट को खुद पे मैप करेगा। वो फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अगर f के लिए f a से b के ऊपर डिफाइंड है और एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे g सच दैट वो किससे किस पे डिफाइन हो, b से a पर, और क्या हो, f o g कंपोजिशन ऑफ f एंड g इन दिस ऑर्डर किसके इक्वल हो, i b के एंड g o f x ये किसके इक्वल हो, i a के, यानी कि ये आइडेंटिटी फंक्शन और a के इक्वल हो और ये आइडेंटिटी फंक्शन और b के इक्वल हो,
तो जी को क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ एफ, देन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ एंड इज डिनोटेड बाई एफ के ऊपर ये -1 पावर पर निशान, यानी कि इस तरह से डिनोट करेंगे अगर जी एफ का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसा फंक्शन जी एग्जिस्ट कर गया सच दैट वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे और बी से ए के ऊपर डिफाइंड हो, तो जी को क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ इज इनवर्टिबल। ठीक है, और कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल है या नहीं है ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो आप चेक नहीं कर सकते। कोई भी फंक्शन लिया जी, चेक किया वो बी से ए पर डिफाइन किया, फिर चेक किया एफ ओ जी आई बी आ रहा है या नहीं, या जी ओ एफ आई ए आ रहा है या नहीं, ऐसे तो चेक नहीं कर सकते। तो कोई भी फंक्शन एफ आपको दिया हुआ है और ये चेक करना है कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है, पहले चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, और फिर चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, इन्वर्टिबल भी होगा। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो क्या है, बाइजेक्टिव है। दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि वो इन्वर्टिबल है और पूछ रहा है क्या वो बाइजेक्टिव है, या क्या वो फंक्शन 1 1 है, क्या वो फंक्शन ऑन टू है, तो अगर इन्वर्टिबल है तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर सिर्फ 1 1 है ऑन टू नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, अगर ऑन टू है 1 1 नहीं है तो भी इन्वर्टिबल नहीं होगा, अगर 1 1 भी है ऑन टू भी है तो फंक्शन आपका कैसा होगा, इन्वर्टिबल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो रिलेशंस एंड फंक्शंस टॉपिक्स था अपना, इससे आए हुए थे। तो आज अपना ये चैप्टर ख़त्म हो गया, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग and please do like, share and subscribe. Thank you guys.